अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर स्माइल अल्ताफ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। और इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और आपकी ओवरऑल वेलनेस की। और यकीनन आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे और शो को भी देख रहे होंगे। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ पर, एक ऐसी बीमारी पर जिसको हम बहुत टाइम तक या तो इग्नोर कर देते हैं या तो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक मामूली सा पेट का दर्द भी जानलेवा साबित हो सकता है अगर हम इसे इग्नोर करते रहें और इसको प्रॉपरली यानी डिटेक्ट ना करें कि वजह क्या है पेट में दर्द होने की। एक ऐसा ऑर्गन जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए, लाइक अगर किसी ग़िज़ा की बेहतियाती की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है। यानी हम बात कर रहे हैं अपेंडिसाइटिस की, जो कि हमारा एक ऑर्गन होता है अपेंडिक्स, उसमें सोजिश होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम टाइमली उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और जब अर्ली एज पर हो तो उसे मेडिकेशंस के ज़रिए भी हम ठीक कर सकते हैं। बट अगर हम बहुत ज़्यादा लेट कर दें तो एक्यूट और एमरजेंसी की कंडीशन में उसे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम बात करें जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की एक तहकीक की, तो उसके मुताबिक नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट से यानी एंटीबायोटिक्स के ज़रिए बहुत से केसेस का इलाज मुमकिन है, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस होते हैं यानी क्रॉनिक या सीवियर केसेस जो होते हैं उसमें जो मुस्तकिल हल है वो सर्जरी ही है। तो मज़ीद हम जानेंगे कि इसकी जो डीप डाउन इसकी रियलिटी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरह से किसी भी पेशेंट को यानी मौत के मुंह से बचाया जा सकता है और सिम्टम्स को सिवियर होने से या हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़तरा पहुंचने से हम बचा सकते हैं। तो इस टॉपिक पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर SM राठौड़, जो कि सर्जन हैं, पीट सर्जन, यानी सिविल हॉस्पिटल में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की सर्जरीज कर चुके हैं और उनको एक हेल्दी और नॉर्मल लाइफ प्रोवाइड करने में अपना अहम किरदार अदा कर चुके हैं। और साथ में ही वो उनके एक्सपीरियंस में सिविल सर्जन वो रह चुके हैं मीरपुर हॉस्पिटल में। सो आइए वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को और जानते हैं कि इस बीमारी यानी अपेंडिसाइटिस को किस तरह से हम शिकस्त दे सकते हैं और अपनी हेल्दी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर SM राठौड़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, वेलकम हम कहती हूँ अपने शो में। और जिस तरह से आप जानते हैं कि हम हर दफ़ा हेल्थ पे बात कर रहे होते हैं, तो एक बहुत अहम टॉपिक है अपेंडिसाइटिस का जो इशू होता है, तो इसके बारे में बताएं कि ये क्या है और इसकी वजह क्या होती है। अपेंडिसाइटिस को कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। जी। अपेंडिक्स बेसिकली एक बड़ी आंत जहाँ शुरू होती है वहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। वो एक बड़ी आंत का हिस्सा है जिसको स्टार्ट होता है सीकम से उंगली की तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहते हैं, वो उसका हिस्सा है। उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है उसकी अपेंडिसाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, सूजना, अपेंडिक्स का सूज जाना। तो उसके वजूहत जो है मुख्तलिफ होते हैं। एक उसको जो वजूहत, एक तो कुछ फूड के हिसाब से हो जाता है, जैसे लाइक फूड जो है फैटी फूड है, डाइटरी फूड जो डेयरी फूड है, चीज़ें हैं या डेयरी से दूध से प्रोसेस्ड फूड डेयरी फूड्स है उसमें जंक फूड वजह बच्चे का उसमें की वजह से इसमें खास कर माइक्रोस छोटे छोटे जो खाने में दाने आ जाते हैं, तो वो अपेंडिक्स जो सीकम के अंदर जो उसके गेट में है ना, उसमें अगर कोई जाता है तो फिर वो ब्लॉकेज हो जाती है, तो फिर वो सूजना शुरू हो जाता है। दूसरा है कि बड़ी आंत जो हमारा जो सीकम है, छोटी आंत बड़ी आंत जहाँ शुरू होती है तो वहाँ पे उसको बोलते हैं पूरी स्टोरेज, पूरी फैक्ट्री ऑफ द बैक्टीरिया होती है। तो वो आम लफ्जों में अगर समझाएं हम, जैसे हमारी देखने वाली अवाम है, आम आवाम को किस तरह से समझाया सकता है इस टर्म को? वो समझाते हैं कि ये पहले काज बताएं क्यों होता है। जी जी बिल्कुल। वो बैक्टीरिया जब उसमें ट्रैप करते हैं ना, तो उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इन्फ्लेमेशन तो सूज जाता है, उसको हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस, ये बढ़ जाता है। आम आवाम के हिसाब से मैसेज ये होता है कि अभी अपेंडिक्स के लिए पता कैसे लगे। जी जी। जैसे उसमें दो चीज़ें, सिम्टम्स और साइंस। सिम्टम्स वो है जो मरीज हमें बताता है, साइंस वो है जो हम देखते हैं। उसमें सिम्टम्स जो मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स जो अपेंडिक्स में होता है वो पेन इन द एब्डोमेन, टमी, जो हमारे पेट के अंदर दर्द हो गया। तो दर्द की निशानी, दर्द तो काफ़ी बीमारी शुरू में भी दर्द हो जाता है। तो कभी कभी हम कहते हैं भाई अपेंडिक्स का दर्द और दूसरा दर्द में आप कैसे
इसकी डिफरेंशिएट करेंगे। जी बिल्कुल, तो क्योंकि हर पेट का दर्द क्या अपेंडिसाइटिस है की वजह से है? पेन ऑफ एब्डोमेन इज नॉट अपेंडिसाइटिस। ओके, पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस इज द पेन ऑफ एब्डोमेन हो सकता है। ओके, किस रीजन में पेन होगा, यानी अगर किसी भी पेशेंट को पता कैसे चलेगा कि अपेंडिक्स की वजह से, उसकी सोजिश की वजह से पेन हो रहा है, तो किस रीजन में पेन होगा? सबसे पहले मेन पॉइंट जो पेन की है वो पेन स्टार्ट्स शुरू कहाँ होता है जी, तो हमारा जो बटन बेली है जिसको अम्बलिकस कहते हैं, नाफ भी कहते हैं, नाफ कहते हैं। इसके इर्द गिर्द अराउंड जो है पहले स्टार्ट दर्द यहाँ शुरू होता है। ओके, उसके बाद ग्रेजुअली राइट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, नीचे वाले क्वाड्रेंट में वहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो उस जगह पे पेन शुरू हो जाता है। ओके, हम पता कैसे लगे कि भाई दर्द है, तो मरीज जो बताता है उसको हम पेन कहते हैं। हम जो देखते हैं उसको दबा के, तो अगर पेशेंट क्राई करता है, पेशेंट रिएक्ट करता है, उसको हम टेंडरनेस कहते हैं। ओके, जैसे बुखार है तो मरीज बताता है कि मुझे बुखार हो गया, उसको टेम्परेचर बोलते हैं। मरीज कहता है फीवर है, हम जो रिकॉर्ड करें उसको टेम्परेचर कहते हैं। तो इसकी सबसे पहली साइन ये है कि हम इसको लेफ्ट साइड पे पेशेंट को लेटा के जब दबाते हैं ओके, तो उसको बोलते हैं दो चीज़ों पे पेन इंक्रीज हो जाता है, एक्सर्शन एंड कफ। मरीज को करवट करा के बोलते कफ करो, तो कफ करने से क्या मसल स्ट्रेच होते हैं, तो उसको दर्द में होता है। या कोई चलता है तो दर्द होता है, एकदम होता है। दूसरे साइंस ये है कि ग्रेजुअली उसको भूख कम लगती है। ओके, दूसरा उसको नाजिया होती है, उल्टी जैसा नमूना, उल्टी जैसा नमूना हो जाता है। फिर अगर ज़्यादा हो जाता है तो उल्टी हो जाती है। तीसरी साइन होती है फीवर, बुखार आ जाता है। ये 3 साइन कार्डिनल साइन होती है। ओके, पेन, नाजिया वोमिटिंग, समझ सकते हैं इसको, नाजिया वोमिटिंग और बुखार, ये सब लोगों को पता है। बुखार तो दूसरी बीमारी में हो जाता है जी, टाइफाइड में हो जाता है, मलेरिया में हो जाता है, हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होगी, इन्फेक्शन कहीं भी होगा, चेस्ट में होगा तो उसमें बुखार आ जाता है। ये बॉडी का रिएक्शन होगा। 3 चीजें साइमल्टेनियसली एक साथ हो तो फिर उसके बाद अगर पेट में दूसरे दर्द है, जैसे आप फीमेल है तो उसमें ओवरीज का दर्द होता है, बच्चेदानी जो है उसके सूजन हो जाती है, उसके दर्द हो जाता है, किडनी पेन हो जाता है। तो उसको डिफरेंशिएट करने में क्या है, किडनी पेन जो है वो मोस्टली जो लंबर रीजन उसको कहते हैं, वहाँ से शुरू होता है, बैक से शुरू होकर आगे आता है, फिर नीचे ग्रोइन में पेशाब की जगह मसानी की तरफ चला जाता है। तो इसमें ये नहीं होगा। इसके अम्बलाइकस से शुरू होगा, नाभ से, और नीचे इस तरफ चला जाएगा ये लोअर क्वाड्रेंट में, ओके, राइट साइड में सीधे तरफ। ओके, तो ये पता लगे। दूसरा उसमें पेशाब में भी तकलीफ होगी, पेशाब कम होगा या पेशाब में जलन होगी या पेशाब का प्रॉब्लम, उसके साथ गुर्दे वाले तकलीफ होगा। और गायनी वाले प्रॉब्लम है, गायनिकल जनानी बीमारी कोई तकलीफ उसके होंगे, तो मेंसेस प्रॉब्लम होगा या कुछ होगा। अपेंडिक्स में ये 3 चीजें होंगे। वो इसका साइट मेन जो पेट के अंदर जो उसकी लोकेशन है वो अम्बलाइकस से शुरू होगा, नाभ से, और नीचे इस तरफ आएगा। इसको एक पॉइंट कहते हैं, मैक बर्नीज पॉइंट। वो पॉइंट वो होती है जो नाभ से लेकर एंटीएलिक फोसा, जो ये हमारी हड्डी है उसका जो यहाँ पे स्पाइन है उसके बीच में तकरीबन 2/3 1/3 के वहाँ पे उस पॉइंट को कहते हैं मैक बर्नीज पॉइंट। एग्जैक्ट पॉइंट होती है। जब हम उससे बातें करते करते उसके हाथ दबाते हैं तो एकदम वो छलांग लगा देता है। उसको कहते हैं रिबाउंड टेंडरनेस पॉजिटिव। ओके, दूसरी साइन चेक करने का होता है, एक सांस टेंडर होती है, तो उसको लेटा के उसको राइट लेग को पूरे ऊपर करते हैं तो उसको दर्द होता है। इसी से पता लग जाता है। यानी मसल्स भी स्ट्रेच होंगे तो बहुत ज्यादा उसको फील होगा, एक्सर्शन की वजह से, यानी एक्सरसाइज या मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से भी होगा। बाकी अभी मेनली जो है डायग्नोज कैसे है, डायग्नोज के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। एक हिस्ट्री, पूछे कब से हुआ, दूसरा उसका एग्जामिनेशन, पेशेंट लेटा के चेकअप करें, तीसरा अगर जाते हैं टेस्ट, लैब टेस्ट, लैब टेस्ट में हम ब्लड सीपी कराते हैं, जिसमें मोस्टली उसके WBC बड़े होते हैं, CRP बड़ा होता है इन्फेक्शन अगर होता है। तो दूसरा अल्ट्रासाउंड, आजकल बगैर जिसको नॉन इन्वेसिव, जो तकलीफ ना हो, मरीज को कोई चुभन ना हो, सुई ना लगे, वो टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। वो सेफ है। अगर लेडीज है उससे प्रेगनेंसी तो भी उसी सूरत में अल्ट्रासाउंड सेफ है। अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है कि आपके सोजन है या नहीं। सही। अच्छा, जिस तरह से आपने सिम्टम्स बताए, अगर हम बात करें किन लोगों को ये ज़्यादा, यानी रिस्क फैक्टर किन एज में, किस एज के लोगों में, और मेल्स में या फीमेल्स में शुरुआत होती है? उसमें लिखा बुक के हिसाब से 10 साल की उम्र से लेके 30 साल तक। ओके, ये होता है। ये ज़्यादा रिस्क पर होता है। नहीं होता, 10 साल से लेके 30 साल तक का है, मतलब अडल्ट एज में, यंगर एज में इसमें हो गया। एल्डर एज में मैंने तो इतना देखा नहीं, कम कबार कोई हो। मोस्टली ये है
एज जो 10 साल से लेके 30 साल तक, ये वेरी वल्नरेबल, जिसको बहुत बोलते हैं prone होते हैं प्रोन टू बी appendicitis। बाय अपेंडिसाइटिस। ओके। अच्छा, जब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, इसी के साथ अगर हम बात करें कि अगर इस चीज़ को इग्नोर किया जाए, लाइक अगर टाइमली इसको डिटेक्ट ना किया जाए, तो फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? प्रॉब्लम इसमें दो किस्म की, एक तो क्या माइल्ड छोटा सा, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर हो जाता है। ओके। माइल्ड में थोड़े से सिम्टम्स होते हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा भूख लगना कम हो गई, दर्द ऑफ एन ऑन होता रहता है। ओके। अगर उसमें माइल्ड थोड़ी सूजन होती है तो उसकी सूरत, जब बढ़ जाता है तो उसको मॉडरेट के तब दर्द बढ़ जाता है। तो उसके बाद अगर बहुत इन्फ्लेम हो जाता है, सूजन अपेंडिक्स सूज जाता है, तो सीवियर पेन होता है, जो पेशेंट कांट टॉलरेट, बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। ओके। तो इसमें अब सवाल ये आता है कि भाई ट्रीटमेंट क्या है। जी। तो ट्रीटमेंट दो किस्म की है। मोस्टली तो जो वो लिखा है कि अक्यूट इमरजेंसी है इसमें, जैसे पता लगा, डायग्नोज हो गया, डॉक्टर ने आपको खुद घर में ही पता लगा सिम्टम से, अगर आपको अवेयरनेस है, आपको आप वेल नोन है, जागरूकता है, पता है, तो फिर आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं। फिर जैसे जाएंगे बड़ी हॉस्पिटल जहाँ सर्जिकल फैसिलिटी है, तो वहाँ पे पेशेंट को कम से कम पता लगता है तो पहले खाना पीना छोड़ दें, कम से कम एनपी हो जाए, क्योंकि मजीद जो है उसको पेन उसका बढ़े ना, तो और उधर पहुंचने में सर्जरी में भी आसानी हो जाएगी। तो पहला सबसे इमरजेंसी है सर्जरी, उसको कहते हैं रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स, अपेंडिक्सेक्टोमी कर देते हैं, निकाल देते हैं, ये उसका सर्जिकल है। अगर उससे माइल्ड फीचर है तो कभी कभार आपने देखा कि भाई लोग तो हरूबरू कहते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराओ तो इससे ठीक हो गया, तो माइल्ड होते हैं उसको हम एंटीबायोटिक कवरेज देते हैं। जी जी। और दूसरा जो फूड बताया आप, वो हम अवॉइड कराते हैं। फूड बिल्कुल जो उसको ट्रैगरिंग फैक्टर है बढ़ाने वाले, उसको कम करके लिक्विड डाइट पे रखते हैं या लिक्विड्स पे खाली रखते हैं। आईवी फ्लूइड जो है वो देते हैं, तो उसमें उसकी सूजन कम होती है, वो ट्रैक जो है वो वहाँ वो ट्रैक यूज ना हो, वो सूजन कम करनी है हमें। बेसिकली जब इन्फ्लेमेशन में पेन होता है, जब इन्फ्लेमेशन कम होगी तो दर्द भी कम हो जाएगा, तो उसमें पेशेंट रिलीव हो जाता है। फिर उसको हम कहते हैं कि कभी कभार बिल्कुल दर्द खत्म हो जाए तो 3 महीने के बाद उसको बोलते हैं इंटरवल अपेंडिक्सेक्टोमी। तो भाई ठीक भी है, पेशेंट फिट है, तो उसके बाद भाई अगर दोबारा ना हो तो रीचेक करने के लिए रीचेक कराना आ जाए और इंटरवल अपेंडिक्सेक्टोमी करा दें। पर मोस्टली लोग आते नहीं हैं, तो दर्द है ही नहीं तो क्यों कराएं। तो कुछ लोग समझदार हैं, वो आ जाते हैं कि भाई चलो ठीक है, जो कॉन्शियस होते हैं वो आते हैं, आ जाते हैं। ओके। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये फैक्टर होता है, यानी ये टर्म हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि अपेंडिक्स के फटने से डेथ हो गई, इसके बारे में थोड़ा सा चाहेंगे कि व्यूअर्स को बताएं। आपको बोला माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जी। सीवियर पेन तब होता है जब अपनी सूज जाता है, जब उसको हम डॉक्टर तक नहीं पहुंचते हैं और उसका परहेज भी नहीं करते, खाने पीने में कुछ नहीं, जो उसके फैक्टर है ट्रैगरिंग चलते फिरते रहते, तो उस सूरत में क्या इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उसमें अपेंडिक्स उसको कहते फट जाता है अंदर, उसको बोलते हैं परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। तो फट जाने के बाद उसको टॉक्सिसिटी पूरी बॉडी में फैल जाएगी, हो जाएगी अंदर, पेट के अंदर जो पेरिटोनल कैविटी पूरी पस से भर जाए, पस जो निकल जाए इन्फेक्शन की, तो वो क्योंकि वहाँ पे तो सोजिश हो रही है, तो पस तो होगी वहाँ पे, छोटा सा फट गया तो बस आ जाएगी, तो उसको कहते परफोरेटेड अपेंडिक्स, सेप्टिक हो गया, मतलब पूरी सेप्टिसीमिया हो जाए, तो उस सूरत में ऑपरेशन करते हैं, निकालते हैं उसको, अपेंडिक्स को भी निकाल देते हैं। कितना टाइम होता है उस पेशेंट के पास, अगर वो घर पे है या कहीं पर वर्क प्लेस पर है और उससे यानी ये हादसा उसके साथ हो गया, तो कितना टाइम होता है एक डॉक्टर के पास कि वो बचा सके इस पेशेंट को? बस्ट हो जाता है, घर में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में पहुंचने तक बीच में भी हो सकता है, शुरू में 2-3 दिन लग गए, पता ही थोड़ा दर्द है, कहीं दवाई लेते रहे, कोई पेन किलर या पेट के दर्द की लेते रहे, बस्ट हो जाता है, तो उसको विदिन आवर्स में पहुंच जाए तो सबसे बेहतर है, इमरजेंसी उसकी कवर हो जाएगी। ओके, कितना देर करेगा तो सेप्सिस बढ़ जाएगा, फिर ऑपरेशन का फायदा लेट आवर्स में कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस में चला जाएगा, जो यानी सेप्टिसीमिया है, ये टॉक्सिसिटी जो पूरी बॉडी में वो हो गई है, ट्रैवल कर गई है, उसको खत्म करने में भी टाइम लगेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं हमारे, अगर हम बात करें हमारी सोसाइटी में, कि लोग डरते हैं सर्जरी करवाने से, कि सर्जरी एक तो कॉस्टली बहुत होता है, और साथ में अगर हम बात करें कि आफ्टर सर्जरी कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं, या पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको हील होने में, इन सब चीज़ों से वो डर रहे होते हैं, तो वो नहीं करवा रहे होते, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और इस सवाल का जवाब जानेंगे हम ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ।
वेलकम बैक, यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ। और ब्रेक से पहले हमने कोई सवाल किया था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्जरी से डरते हैं, और फिर इसकी हकीकत क्या है कि यानी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस क्या बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका जवाब लेंगे डॉक्टर से। सो डॉक्टर, क्या कहेंगे आप? सर्जरी का नाम ऐसा है कि आप और हम लोगों का सर्जरी का बताया तो खौफ तो हो जाता है। एग्जैक्टली। मगर इसमें सर्जरी का इतना नहीं है, क्योंकि अपेंडिक्स जो सर्जरी है इसमें जो कॉम्प्लिकेशन उससे पहले हम नॉर्मल वे में जब बीच में अपेंडिक्स हो जाता है करा देते हैं, तो उसका कोई इतना है नहीं। अपेंडिक्स बेसिकली जो एक बॉडी का हिस्सा जो मैंने बताया, उसका मेन और उसको इम्यून सिस्टम से उसका ताल्लुक है। लिफाइड टिश्यू जो उसके ज़्यादा होते हैं वो उसको करते हैं। वो उसका कोई नेमल बदल दूसरी दफ़ा जो सीकम मैंने आपको बताया, वहाँ पे लिम्फ नोड्स वगैरह पैरा इलियक लिम्फ नोड्स तो उसकी कवरेज हो जाती है इम्यून सिस्टम की। तो ये निकालने से कोई हमें कोई ख़ास कोई बॉडी को फर्क नहीं पड़ता है। तो बाकी सर्जरी का जो है कॉम्प्लिकेशन अगर देर करेंगे, जैसे मैंने कहा परफोरेट होकर फट गया, तो उस सूरत में सर्जरी में लेट करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। ओके, तो सर्जरी में टाइम कितना लगता है? मींस के सर्जरी को रिकवर होने में टाइम कितना लगता है एक नॉर्मल विंग की तरह? मतलब एक सर्जरी के उसका ऑपरेशन वगैरह सर्जरी पूरा टाइम कितना लेती है, वो मैक्सिमम 1 घंटे तक होता है। कुछ एक्सपर्ट सर्जन होते हैं तो आधे घंटे, आधा घंटा 40-35 मिनट होता है। 1 घंटे का मतलब उठ रख बेहोशी गया, आया, वापस निकला, वो ऑपरेशन होके बैक टू अब कंडीशन वापस आता है, जिसको कहते हैं रिकवरी फेज में आ जाता है, बेहोशी से वापस आ गया। तकरीबन 1 घंटे के अंदर प्रोसीजर। ओके, तो फिर एक नॉर्मल बीइंग की तरह वो अपनी लाइफ को किस तरह से कंटिन्यू कर सकता है? लाइक अगर उसे ऑफिस जाना है तो कितने टाइम तक वो रिकवर हो जाएगा कि ऑफिस जा सकता हो? बहुत अच्छा सवाल है। उसमें ये है कि सर्जरी के बाद जो है आजकल तो एक होती है ओपन सर्जरी, दूसरी लेप्रोस्कोपी सर्जरी आई है। जी जी जी। तो उसमें इतना वो चिराफाड़ी नहीं होती है, 2 इंस्टीट्यूशन तक लेप्रोस्कोपिक, तो उसको तो हम डे केयर भी कर सकते हैं। सुबह उठिया, शाम को उसको छुट्टी कर घर चला डिस्चार्ज हो जाएंगे, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर कम से कम उसको रिकवर होने में जो बुक्स के हिसाब से है तो वो है 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद जो है वो वक्त तो दूसरे दिन भी उसको मोबाइल कर देते हैं। इतना आस्ता आस्ता मोबाइल करते हैं। लाइट पहले सॉफ्ट डाइट या लिक्विड डाइट पे होते हैं, फिर सॉफ्ट डाइट पे रखे, फिर वो मोबाइल 1 हफ्ते करता है। कम से कम अगर करते हैं तो 2 हफ्ते के बाद वो अपनी लाइफ पे जा सकता है नॉर्मल की तरह। ओके, अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो ऑब्वियसली सर्जरी से तो डरते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनको पोस्ट सर्जरी किस किस चीज़ का ख्याल रखना है उनका आइडिया सही तरह से नहीं होता है, या फिर वो डॉक्टर से सारी हिदायत लेने के बाद भी उस पर अमल नहीं करते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि पोस्ट सर्जरी कौन कौन सी एहतियातें होनी चाहिए ताकि हमारी आवाम को पता हो और उसका ख्याल रखें? पोस्ट सर्जरी मोस्टली हर सर्जरी के तो इसमें स्पेशली है कि एक तो हम कहते हैं लिफ्टिंग, अवॉइड द लिफ्टिंग ऑफ हेवी वेट वगैरह ना उठाए, वजन ज़्यादा ना उठाए, हेवी एक्सरसाइज ना करें, उसके ऊपर लोड पड़ते जो अभी जो स्टिचेस है, वुंड जो हील नहीं हुआ है, स्टिचेस करते तो वो फटने का चांसेस हो सकता है। तो एक तो है कि हेवी डाइट, हेवी फूड प्लस हेवी एक्सरसाइज, एक्सर्शन जिसको कहते हैं, उससे बचाया जाए। सिंपल लाइफ जो नॉर्मल लाइफ है उसमें चहलकदमी कर चलता रहे, ये उसके लिए बेहतर है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें डाइट की, तो अच्छी डाइट क्या हो सकती है इसके लिए पोस्ट सर्जरी? और नॉर्मल अगर हम बात करें उस डाइट की जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। इसमें डाइट का तो देखो बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जैक्टली। तो बॉडी में कहते हैं कि नेचुरल चीज़ जो है, नेचुरल फूड है, वो आप रखें। फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं, एग है, रेड मीट है, प्रोसेस्ड फूड है, डेयरी फूड के जो प्रोसेस हो जाते हैं, जंक फूड जिसको आज कहते हैं बच्चे होके, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ्रेश फूड, फ्रेश विटामिन मिलते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स होती है, उसमें कम होता है। दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रेशन करें, पानी ज़्यादा पिए, तो खाना उसका जो हजम हुआ है वो आराम से जो है बॉडी से निकाल हो जाता है। और किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी जिसके होने का चांस होता है वो नहीं, वो आपकी किडनीज को भी अच्छी तरह से हाइड्रेट रखेगा। तमाम चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल होंगी अगर हम पानी की मिकदार को ठीक रखें। तो पानी की मिकदार हम अक्सर बात करते हैं क्योंकि हमारी 70% हमारी बॉडी का या 75% हमारी बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो पानी पर डिपेंड करता है। तो आप पोस्ट सर्जरी क्या सजेस्ट करते हैं कि कितने गिलास पानी होना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हार्म कर सकती है और बिल्कुल यानी अवॉइड करना ज़रूरी है उसको? पानी तो
पहले भी देना है, बाद में पानी लिक्विड्स जो तूने देंगे, लिक्विड्स में क्या, लिक्विड आराम से इजीली पास हो जाता है जी। स्टोमच गट से। तो जितना हम हार्ड फूड है या मतलब स्ट्रांग फूड है वो अवॉइड करेंगे, क्योंकि जब जाता है तो आंत की जो लास्ट में जहाँ उसका वहाँ उसका लोड ना पड़े आंत को, क्योंकि वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो लाजमी है, हर चीज़ जो आप सख्त काम करें सख्त को होगा तो वो लोड पड़ता है। पानी वाले लिक्विड्स वाले तो आधा चले जाएगा, उसके बाद हम पहले लिक्विड्स में शुरू करते हैं, फिर सॉफ्ट डाइट, फिर आगे नॉर्मल डाइट पे आता है। ओके। हाइड्रेशन हो अच्छी हो उसमें एक चांसेस कम होते हैं, गुर्दे भी साफ हो जाएंगे, पानी जो हमारे पहले लिवर से जाएंगे उधर से डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, किडनी में वो रिमूव हो जाए। जैसे आप देखो पानी कम पीते हैं तो यूरिन का कलर डार्क हो जाता है, स्टूल पास हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन। जितना हाइड्रेट करेंगे, पानी पिएंगे तो इजीली हो ओके। अच्छा, कुछ पेशेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो यानी अपेंडिसाइटिस के पेशेंट्स के साथ भी ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन ये कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या सजेस्ट करते हैं उनको? कॉन्स्टिपेशन है तो उसको पहले तो हम शुरू से अपेंडिक्स हो गई है, कॉन्स्टिपेशन भी एक वजह है, उससे हो सकता है डायरिया हो जाती है, उल्टी होती है। जब उल्टी होती है कॉन्स्टिपेशन होती है कि मतलब क्या आंत के अंदर कोई ब्लॉकेज हो गई है जी, तो उसी सूरत में हम प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होता, वोमिटिंग हो रही है तो उसमें हम मुंह से पर ओरल मुंह से अवॉइड करते हैं कि वो तो अब जा ही नहीं रहा, नीचे ब्लॉक हो गया तो हमें आईवी के थ्रू देते हैं। आईवी फ्लूइड पारेंटल को होता है, आईवी फ्लूइड देंगे और फिर अगर देखते हैं ठीक है तो लिक्विड्स में चलेंगे, फिर टेंडरनेस ज़्यादा है तो उसको बिल्कुल बंद करके नो एनपीओ जिसको बोलते हैं, नो पर ओरल, कुछ भी नहीं देंगे, फिर आईवी चलेंगे, फिर जाकर अल्ट्रासाउंड करा के उसको प्रोसेस पे जाएंगे। ओके। अच्छा, आपने लिक्विड फूड का जिक्र किया कि ये बहुत यानी इसकी खास अहमियत है ऐसी कंडीशन में, तो कौन कौन से लिक्विड फ्रूट्स यानी फूड हैं, यानी ऐसी ग़िज़ा जो आसानी से हज़म जाए, कौन कौन से ऐसे हैं जो आप सजेस्ट करते हैं? ये फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट्स है जिसमें हमें विटामिन सी और फ्रेश विटामिन जूसेस वगैरह, जिसमें जूसेस भी है, पर ऑरेंज है जिसका निकलता है, लीमन शरबत है जो लिक्विड्स में आते हैं, गोवा भी है, तो दूसरे जो लिक्विड्स वाले चीज़ फ्रेश फ्रूट्स है उसमें फ्रेश विटामिन फ्रेश मिलेंगे तो हमारी हीलिंग, अंदर भी हीलिंग, बाहर और बॉडी में एक्सेप्टेंस भी उसकी ज़्यादा होती है, अच्छी होती है और नेचुरल चीज़ें हैं, बॉडी एक्सेप्ट करती है और उसका असर जो है बहुत अच्छा पड़ता है। ओके। अच्छा, इतनी सारी हमने बातें की, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, यकीनन हमारी और जितनी देखने वाली आवाम है वो भी ज़रूर जानना चाहेगी कि आप कोई ऐसा केस बताएं, कोई इंटरेस्टिंग सा ऐसा केस जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग या फिर इंटरेस्टिंग रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको ये प्रॉब्लम होती है ना, जब कोई किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है उससे रिलेटेड अगर कोई अच्छी बात या फिर कोई ऐसा यानी लाइफ चेंजिंग कुछ ऐसा सुनता है तो उसको वो भी मोटिवेट हो जाता है। तो आप अगर कोई ऐसा केस डिस्कस करना चाहें जो जिसने आपको खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक दिया या आपके थॉट्स को चेंज किया, तो वो क्या होगा? एक चीज़ जो रह गई है मैं आपको बताऊँ, मैं जब हाउस जॉब करता था जामशोरा में, तो वहाँ पे एक ऐसा है, तो जैसे आपने कहा कि भाई अपेंडिक्स वाले की सर्जरी ज़रूर करानी है, तो एक पेशेंट हमें जाने वाले भी आया, उन्होंने बचा तो वो उसको दर्द था, फिर डॉक्टर बोला कि आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। ओके। यार वो लिखा बुक्स में कि ऑपरेशन इमरजेंसी है, फिर पता लगा कि जब दर्द शुरू हो जाता है उसको कम से कम 2 से 3 दिन हो जाते हैं ना, उसके बाद सर्जरी अवॉइड करते हैं क्योंकि उसके अंदर मांस बन जाता है, अंदर जो मांस होता है उसको हम अपेंडिकुलर लंप बोलते हैं। ओके, ठीक है, उसमें सर्जरी अवॉइड करते हैं, फिर उसको ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक पर भेज देते हैं वहाँ ताकि वो सेटल हो जाए, सोजन वजन सब कम हो जाए, सारी जो अंदर जो आंतें मिल गई है वो सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। उसके बाद उसको बोलते जो जैसे पहले ही मैंने जिक्र किया इंटरवल अपेंडिसेक्टमी, फिर 3 महीने को बुलाते हैं। फिर मैं वेट करता था, मेरा हाउस जॉब तो पूरा साल का था, फिर वो बंदा आया नहीं, फिर एक जानने वाले को पूछा तो यार अभी दर्द सही है, अभी नहीं करेंगे। तो ऐसा भी होता है कि लंप बन जाता है तो फिर उसके बाद उसको सर्जरी नहीं करते, अवॉइड करते हैं, वेट के सारी सूजन कम हो जाए। तो ये केस जिनका वो भी मिला है, एक परफोरेटेड का मिला है। एक हम यहाँ सिविल हॉस्पिटल में हम नाइट में इमरजेंसी में गए तो पेशेंट बोला पेन है ठीक है, मगर पेन लग रहा था सीवियर। उसमें क्या कि पेशेंट की कंडीशन लेथार्जिक होता है, मलीज उसको बोलते हैं। तो पेशेंट की कंडीशन देखते हैं पता लगता है कि पेशेंट लुक्स सिक, बाकी नॉर्मली इतना नहीं होता। तो उसमें उसका क्यों एपिटाइट भूख कम हो जाती है तो उसका वेट लॉस भी हो जाता है। तो उसमें जब एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी होती है, वो अपेंडिक्स परफोरेट हो चुका था, फट चुका था। फिर उसको वॉश किया तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट था, तो इंशाल्लाह वो किया था, ठीक हो गया,
अल्लाह ताला बेहतर किया। तो बहुत सारे पेशेंट्स जो होते होंगे जो आप ऑब्वियसली सर्जन है तो सर्जरी के बाद आपको बहुत सारी दुआएं देते होंगे। अच्छा, सर्जरी से ऑब्वियसली सबको ही डर लगता है, लेकिन क्या सर्जरी के बाद कोई ऐसी चीज़ है, यानी लाइक लाइफ हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, एक आपने कहा कि वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बेहतर होता है, वो पार्ट अल्लाह ताला ने बेकार तो कोई अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई नहीं है, वो पार्ट के उस पार्ट के रिमूव होने के बाद क्या कोई ऐसा, आपने पहले जिक्र किया कि ऐसा नहीं होता, बट क्या कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम आए उस पेशेंट को जिसने रिमूव करवा दिया अपेंडिसाइटिस को, अपेंडिक्स को? ऐसा कोई मतलब रिकॉर्डेड नहीं है, ओके, रिकॉर्ड हो जाए उसमें नहीं है ज़्यादातर। और किसी सर्जन से आप पूछेंगे कि अपेंडिक्स तो ठीक है सही, कभी कभी क्या दर्द होता है और मिस्टेकनली गलती से वो कहते हैं भाई अपेंडिक्स का दर्द है, या माजरत के साथ जहाँ कहना नहीं चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे इफेक्ट सर्जरी भी हो जाती है उसमें वो करते हैं। तो उसमें क्या है कि वो जब निकालते हैं ना, जब खोलते हैं तो अपेंडिक्स कभी कभी इतना सिवियर नहीं होता, सूजन नहीं होती है, फिर भी फिर वो खुला हुआ है, वो कहता है कि दोबारा कभी हो ना जाए तो फिर रिमूव भी कर सकते हैं, उसका कोई कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, बॉडी नॉर्मली काम करती है। ओके, अच्छा, अगर हम बात करें, आपका काफ़ी अरसे का आपका एक्सपीरियंस है, काफ़ी सर्जरीज आपने की होंगी, पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि इस अगर सर्जरी की बात की जाए तो उसकी पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, और अगर कोई बेहतरी हो सकती है पाकिस्तान में तो आप उसके बारे में क्या सजेशन देंगे? सर्जरी आजकल तो काफ़ी बेहतरी हो गई है, जना सिविल में जाएंगे वहाँ पे, तो सिविल में तो मैं काम किया, ओटी कॉम्प्लेक्स से आप जाएं, बहुत बेहतरीन सर्जरी है, कोई एक सबका पेशेंट से कोई चीज़ मंगाई नहीं जाती ओटी में, जितनी महंगे से महंगी एंटीबायोटिक से लेके सूचर मटीरियल पहले मंगवाते थे वो भी मिलते हैं, बहुत सारे। मैं खुद में सिविल सर्जन, मैंने हर चीज़ अवेल कराई थी, अभी भी है, एंटीबायोटिक से लेके कोई एक धागा तक भी नहीं मंगवाते थे। अच्छा सेटअप है तो अच्छी सर्जरी है, पब्लिक जो हमारी गरीब है उसके लिए यही मैसेज है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे सिस्टम है और उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए तो फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पुअर पेशेंट। ओके, दैट्स वेरी गुड कि हमारी जो आवाम है उनको बहुत सारी सर्विसेज इस तरह की, जो कि अगर बात करें ना कि इसकी अगर सही तरह से हम यानी चेक नहीं किया जाए, इसको डिटेक्ट नहीं किया जाए तो ज़िंदगी ख़तरे में होती है। और अगर फ्री सर्विसेज दी जा रही हों और इतनी विजिलेंसी के साथ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो यकीनन बहुत सारी लाइफ जो है वो बचाई जा सकती हैं और बचाई जा रही हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें तो करते हैं कि पाकिस्तान में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव साइड को भी देखने की ज़रूर कोशिश करें कि पाकिस्तान में पॉजिटिव क्या क्या चीज़ें जो हैं हम यानी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, मगर शायद उस चीज़ को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं। अगर हम बात करें, अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो यूके, यूएस, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि एक पेशेंट को जाकर चेकअप करवाने में इतना ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता है डॉक्टर का, कि चेकअप के लिए इतना ज़्यादा वेट करना पड़ता है, उनको अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा लंबा वेट करना पड़े। सो डॉक्टर्स को एक दफ़ा फिर से मैं चाहूँगी कि आप उनकी खदमात को सराहें, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी उन तमाम आवाम को, यानी कि टीनेजर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ये ज़्यादातर 10 ईयर्स, आपने कहा कि 10 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। अब हम जिस तरह से हमने रमज़ानों में देखा, इफ्तार के लिए जो है वो अलग बूफे है, सहरी के लिए अलग बूफे है, तो जाहिर है कंजम्पशन जब इस तरह की होगी तो ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा इसी तरह की एज के लोगों में होगी। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से कि वो अपनी डाइट में 2-3 क्या चीज़ें चेंज कर लें सो इससे बच सकें? सबसे बड़ी देखो दो चीज़ें हैं, डाइट और एक्सरसाइज, ये हमारी नॉर्मल बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो डाइट में जो है जितना हो सके हम नेचुरल फूड्स इस्तेमाल करें, और होममेड घर से बने हुए, अपने हाथों से बने हुए साफ़ सुथरा घी, साफ़ सुथरा चीज़ें, उनसे पकाया हुआ, बॉयल किए वो हाइजीन का ख्याल रखें, हेल्दी चीज़ें। और प्रोसेस्ड फूड है, डेयरी के फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड्स, उससे जितना अवॉइड करें। हाई लेवल पे जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो भी अवॉइड करें क्योंकि उसके में कार्बोनेट ज़्यादा होते हैं जी। तो हेल्दी फूड, फ्रेश फूड्स जिसमें फ्रेश एंटीऑक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं उसमें, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और जितने अगर कोई खाता है एनिमल ओरिजिन तो वो भी फ्रेश में लेके करें, वो बेहतर होगा। और दूसरा है एक्सरसाइज, हम मतलब ज़िंदगी में एक्सरसाइज ज़रूर करें, सुबह के टाइम कम से कम नहीं तो अब आजकल के 15 मिनट चले जाए, 15 वापस आ जाए, वो भी काफ़ी है। तो घर में करें, कहीं भी करें, मतलब थोड़ा अगर यंग हेल्दी है तो वो अपनी एक्सरसाइज थोड़ी हैवी कर सकते हैं, मगर नहीं तो एक्सरसाइज, फ्रेश फूड, हेल्दी फूड जो है ना वो हम इस्तेमाल, दो ही चीज़ें। और दूसरा सबसे बड़ा रिहाइड्रेशन,
तो पानी या पीना है, हाइड्रेशन करेंगे, पानी करेंगे तो बॉडी का हर चीज़ जो डिटॉक्स होकर वॉश हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे। हम लेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ और बात हो रही है अपेंडिसाइटिस पर। सो डॉक्टर, वो ऐसी क्या बात है जो अपेंडिसाइटिस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आवाम को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर शायद बहुत ज़्यादा आवाम इसके बारे में जानती नहीं, तो वो क्या बात है? अपेंडिक्स में देखो, सबसे पहले कहते हैं भाई अपेंडिक्स है क्या, क्या हुआ, तो सोचा होने के बाद क्या होता है। इसमें सबसे पहले पेट का दर्द, यह बहुत माना रखता है। उसके साथ दो चीज़ें और हैं, नाजिया, वोमिटिंग, उल्टी जो है वो, और बुखार। अगर तीनों चीज़ें इकट्ठी हैं तो उसका मतलब है कि एक्यूट इमरजेंसी, फ़ौरन जाना है। पेन खाली है, पेन और उल्टी या नाजिया हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा अभी टाइम है आगे पहुंचने में। तो उसमें ये है कि पेन को हम इजी ना लें, उसको खुद देख लें कि साइट, ये सबसे बड़ी मैसेज जाएगा इसमें है कि पेन शुरू कहाँ से हुआ है। नाफ के इर्द गिर्द है और सीधी तरफ जा रहा है, उल्टी तरफ, इसको थोड़ा सीरियस लें। ओके, अच्छा, इसके अलावा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, तो मैं थैंक यू भी कहूँगी और जानना चाहूँगी कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी देखने वाली तमाम और यानी व्यूवर्स को। हमारे मैसेज ये कि मैंने अभी जैसे बताया कि पेट के दर्द को सीरियस लिया जाए, और दूसरा ये है कि खाने के हिसाब से बताया आपको कि हेल्दी फूड हो, जिसपे फ्रेश फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, और घर का बना हुआ खाना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, और दूसरा एक्सरसाइज भी करें। हेल्दी लिविंग, हेल्दी बॉडी कंटेंट्स, हेल्दी ब्रेन, और हेल्दी ब्रेन के साथ बहुत हेल्दी थॉट्स रखते हैं और बहुत कुछ हेल्दी और पॉजिटिव कर सकते हैं। सो सर्जरी से मत घबराएं, बल्कि जब ज़रूरत हो तो इस चीज़ को इग्नोर किए बगैर अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए ऑपरेशन ज़रूर करवा लें। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आप प्रोग्राम का हिस्सा बने, और यकीनन आपकी मैसेज से, आपकी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन आंसर के ज़रिए बहुत सारी जो हमारे देखने वाली आवाम है उनको बहुत ज़्यादा यानी फ़ायदा हासिल हुआ होगा। थैंक यू। सो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। हमारे वो तमाम लोग जो कि नॉर्मली पेट दर्द को बहुत कॉमन लेते हैं और कोई भी यानी पेन किलर ले लेते हैं या फिर उसको यानी इग्नोर कर देते हैं कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, तो इसको ठीक हो जाएगा सोच कर डिले ना करें, बल्कि ज़रूर जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको सीरियसली लेते हुए टेस्ट ज़रूर करवाएं, अपने डॉक्टर से रुजू करें, और अगर ज़रूरी हो, अगर वक्त की ज़रूरत हो ऑपरेशन करवाना, तो ऑपरेशन करवाने से मत घबराएं, क्योंकि अगर अपेंडिक्स फट जाए तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, 5 to 15% चांसेस बढ़ जाते हैं कि मौत की शरह इसकी वजह से बढ़ जाती है। सो अपनी ज़िंदगी को इम्पॉर्टेंट समझते हुए, अपनी हेल्थ को इम्पॉर्टेंट समझते हुए सही वक्त में सही फ़ैसला करें। हमारे अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पेन्स की वजह से परेशान हो रहे होते हैं, तो आपकी तवज्जो उनकी ज़िंदगी बचा सकती है। तो अपनी कोशिश ज़रूर जारी रखें लोगों की हेल्प करने के लिए, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी बचाना तमाम इंसानियत की ज़िंदगी बचाने के बराबर है। इस मैसेज के साथ आपसे इजाज़त लूँगी और उम्मीद करती हूँ आप अपनी होस्ट डॉक्टर स्माइल अल्ताफ़ को दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ, होगी हेल्थ की बात वीरस के साथ। तो रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।